ये कहानी हमें ले जाती है आज से 20,000 साल पहले के दौर में, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। कहानी में हमें पुराने ज़माने के यूरोपियन लोगों को दिखाया जाता है जो कबीले में रहते हुए एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। यहाँ हमें इस कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम था एरिगन। कुछ महीने बाद ठंड का मौसम आने वाला था, इसलिए वो सबका खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले वालों के साथ शिकार पर आए हुए हैं। उनके सामने बहुत बड़ी भैंसों का झुंड होता है। सभी लोग रेंगते हुए भैंसों के झुंड के पास पहुंचते हैं। एरागन, जो कबीले का सरदार होता है, वो सही मौका देखते ही अटैक करने का इशारा कर देता है। ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं। शिकारियों से बचने के लिए भैंसें उल्टी तरफ भागना शुरू कर देती हैं। कई सारी भैंसें खाई में गिर जाती हैं, लेकिन उनमें से एक भैंसा बच गया था और वो जंगली भैंसा गुस्से में एरागन के बेटे नौयान की तरफ भागता है। नौयान पहली बार शिकार पर आया था और उसे शिकार से बचने के तरीके मालूम नहीं थे, लेकिन वो डर जाता है और नयान उसे भागना शुरू कर देता है। वो जंगली भैंसा तेजी से नयान की तरफ बढ़ते हुए उसे अपने सींग में फंसा लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। एरागन, जो इस कबीले का सरदार है, वो देखकर अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे पर भाला फेंकता है। भैंसे को भाला लग जाता है, लेकिन घायल होने के बाद भी वो नयान को नहीं छोड़ता और नयान को खाई से ऊपर उछाल देता है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 1 हफ्ता पहले, जहाँ पर हम देखते हैं कि कबीले के लोग शिकार की तैयारी कर रहे हैं। वो पत्थरों से अलग अलग तरह के हथियार बना रहे थे। ये सिर्फ तैयारी नहीं थी, बल्कि नए लोगों को शिकार में हिस्सा लेने के लिए इस तरह के पत्थर बनाने पड़ते थे। जो सबसे तेज और नुकीला हथियार बनाएगा उसे शिकार के लिए सिलेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में एरागन का बेटा नयान भी पास हो जाता है। इसी रात को नयान की माँ एरागन से कहती है, नयान के अपना शिकार पर मत लेकर जाओ, वो अभी बच्चा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती। एरागन कहता है, सर्दियाँ आने वाली हैं और साल के इस वक्त सभी शिकार करने के लिए जाते हैं। अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हम सर्दी में भूख से मर जाएंगे और नयान को खुद को साबित करना होगा कि वो मेरा बेटा है। अगली सुबह सभी कबीले वाले शिकार के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन नयान की माँ नयान के लिए बेचैन हो रही थी कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। लेकिन एरागन उसे तसल्ली देता है, तुम परेशान मत हो, नयान को कुछ नहीं होगा। फिर वो शिकार पर जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद यहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो उन्हीं की तरह शिकार करने के लिए निकला है, ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सकें। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद वो सब एक पत्थर के ढांचे तक पहुँचते हैं जो कभी उनके आबाओ अजदाद ने बनाया था। यह सफ़र बहुत ख़तरनाक होता है। इस सफ़र में उनके कई आबाओ अजदाद ने अपनी जान गंवाई है, इसलिए उन्होंने अपने आबाओ अजदाद की याद में यहाँ पत्थर का ढांचा बनाया होता है। आगे जाने के बाद उन्हें एक जंगली सूर दिखता है जिसे वो भाले से गाल काट देते हैं। एरागन अपने बेटे नयान से कहता है, तुम इसे मारोगे, लेकिन नयान ने पहले कभी शिकार नहीं किया था। वो उसे देखकर घबरा जाता है और नयान उसकी जान नहीं लेता, इसलिए एरागन उसके हाथ से पत्थर छीन कर जंगली सूर को मार देता है। और उसके बाद एरागन अपने बेटे से कहता है, तुम इतने कायर निकलोगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ से ताकतवर जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का कानून है। रात के अंधेरे में जब ये सब अपने शिकार को खा रहे होते हैं, तभी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिससे एरागन सभी को होशियार रहने को कहता है। तभी वहाँ अचानक एक शेर आ जाता है और उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह वो इस लड़के की याद में एक छोटी सी समाधि बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे का सफ़र तय करते हैं। लेकिन कई मीलों का सफ़र तय करने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। पूरा दिन चलने के बाद रात को ये सब एक गुफा में रहने का फैसला करते हैं, जहाँ एरागन अपने बेटे नयान के हाथ में तारों के कुछ टैटू बनाता है और उसे बताता है कि ये तारे तुम्हें रात को आसमान में दिखेंगे और जब तक उनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुंच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का नक्शा है कि उनका घर किस तरफ है, यानी अगर कोई शिकार के दौरान भटक जाए तो इस नक्शे का सहारा लेते हुए अपने घर वापस पहुंच सकता है। सुबह होने के बाद फिर से ये शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी उन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब ये जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करते हैं और यहाँ वो सीन आता है जब एक जंगली भैंस ने नयान को पहाड़ी से उछाल दिया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ दिखाया जाता है कि जब नयान को चट्टान से उछाला गया था वो नीचे जा गिरा, लेकिन वो चट्टानों के पीछे एक पत्थर को पकड़कर लटक जाता है। एरागन जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है और अपने बेटे से कहता है, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे पकड़कर नयान लटका होता है। नयान चट्टानों से टकराता हुआ नीचे गिरता है और चट्टानों के बीच में बने हुए एक छोटे से रास्ते में जा गिरता है। एरागन अपने बेटे को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसके कबीले वाले लोग उसे रोक लेते हैं।
वो कहते हैं अब यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सब की हिफाजत करो और हमें वापस घर लेकर चलो। लेकिन एरागोन किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो पूरी रात इसी चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाज़ें देता रहता है, लेकिन आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और अगली सुबह तक जब उसका बेटा नहीं आता तो उसके तमाम साथी उसकी याद में वहाँ एक छोटा सा पत्थर रखकर उसकी समाधि बना देते हैं और अपना किया हुआ शिकार लेकर वापस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद नौयान के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है और चूंच मारना शुरू कर देता है, मगर इससे पहले कि वो उसे खाता नौयान की आंख खुल जाती है और वो गिद्ध को नीचे फेंक देता है। उसके बाद अपने पापा को आवाज़ देता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पाता कि सभी यहाँ से चले गए और अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो हार नहीं मानता और चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर चढ़ नहीं पाता। नीचे बहुत गहरी खाई होती है, शायद किस्मत उसे जीने का एक दूसरा मौका देना चाहती है। कुछ ही देर बाद वहाँ तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से नीचे खाई धीरे धीरे नदी में बदलने लगती है। उसे समझ आ जाती है कि अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे नीचे खाई में कूदना पड़ेगा। और जब नयान को अंदाज़ा होता है कि पानी अब गहरा हो गया है, अगर वो छलांग लगा दे तो उसे कोई चोट नहीं आएगी। इसके बाद वो पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी में गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को दूसरी जगह में पाता है। ऊंचाई से कूदने पर वो बच तो गया था, लेकिन उसके पैर की हड्डी मुड़ गई थी। फिर वो अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांधता है, जिससे चलने के काबिल हो जाता है और फिर वो चट्टान के ऊपर पहुंचता है जहाँ से वो गिरा था। लेकिन वहाँ पहुंचकर जब वो देखता है कि इन लोगों ने उसकी समाधि बना दी है, जिससे वो रोने लगता है। वो समझ जाता है कि उसके पिता एरागोन और कबीले वालों ने यकीन कर लिया था कि नौयान मर चुका है। तभी अचानक उसे आसपास कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो पेड़ पर चढ़ जाता है, जहाँ वो पूरी रात एक सूखे पेड़ के ऊपर गुजारता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने जाता है तो वह भेड़ियों के एक झुंड को देखता है और वो भेड़िए तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। नयान वापस पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन एक भेड़िया उसका पाँव पकड़ लेता है। नयान चाकू से इस भेड़िए पर वार करता है, जिससे वह भेड़िया जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और नयान जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। जब सुबह होती है तो सब भेड़िए जा चुके होते हैं, सिर्फ वही जख्मी भेड़िया वहाँ पर मौजूद होता है जिसे कल उसने चाकू से मारा था। नयान सबसे पहले अपने चाकू से अपने लिए एक बाला बनाता है और भेड़ियों को मारने जाता है, लेकिन जख्मी भेड़ियों को मारते वक्त उसे रहम आ जाता है और वो उसे मारने का इरादा बदल देता है। उसके बाद वो पहले उसके मुंह को पट्टी से बांध लेता है और फिर से उठाकर इसकी गुफा में ले जाता है, जहां वो अपने कबीले के साथ एक रात ठहरा था। अगली सुबह उठकर वहां जड़ी बूटी ढूंढने निकल पड़ता है और फिर इन जड़ी बूटियों को पीसकर अपने पैर पर लगाता है। इसी बीच जब पानी पी रहा होता है तो वहाँ देखता है कि भेड़िया अपने मुँह पर बनी रस्सी को खोल चुका है। ये देखकर पहले तो वो घबरा जाता है, लेकिन फिर नयान आराम से उसे पानी देने जाता है। भेड़िया उसे अपने पास आता देखकर डर जाता है, लेकिन नयान कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। जिसके बाद भेड़िया पानी पी लेता है। अब भेड़ियों को भी समझ आ जाती है कि मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। नयान ने जो जड़ी बूटी अपने पैर के लिए तैयार की थी वही अब भेड़िए के जख्म पर लगा देता है और इसी वक्त नयान वो कीड़े भी उसे दे देता है जो वो वहाँ खुद खाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। शाम होने से पहले नौयान एक खरगोश का शिकार कर लेता है, क्योंकि उसने कई घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। रात को बड़ी मुश्किल से आग जलाकर इस खरगोश को पका लेता है और उसमें से कुछ हिस्सा भेड़ियों को भी दे देता है। ये दोनों बुरी तरह से घायल होते हैं, इसलिए कुछ दिनों तक इस गुफा में रहते हैं। एक रात अपने हाथ के टैटूज को देखता है जो उसके पापा एरागोन ने बनाए थे। इस तारों को आसमान में देखता हुआ कहता है मुझे घर जाना होगा अपने माँ बाप से मिलने। और नयान भेड़िए से कहता है तुम्हें भी अपने झुंड की तरफ लौटना चाहिए। अगली सुबह वह सफ़र के लिए तैयार हो जाता है। वो भेड़िए से कहता है तुम भी अपने घर चले जाओ इससे पहले कि बर्फ़ पड़ने लगे। वो वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ देखता है कि भेड़िया जिसका नाम उसने अल्फ़ा रखा है उसके पीछे पीछे चलता आ रहा है। काफ़ी दूर जाने के बाद भी भेड़िया उसका पीछा करता है। नयान कई बार अल्फ़ा को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता। असल में भेड़िए को नयान के साथ लगाव हो चुका था, क्योंकि नयान ने उसकी जान बचाई। इस वक्त अल्फ़ा एक सूर देखता है, वहाँ उसका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। नयान समझ जाता है कि भेड़िया भूखा है, उसे वहाँ खाना दे देता है जो खुद के लिए जमा किया था। यह पहली बार था कि अल्फ़ा ने नौयान के हाथ से खाना खाया। अब ये दोनों दोस्त बन चुके थे
उसके बाद अल्फ़ा एक खरगोश का शिकार करता है, ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह नयान अल्फ़ा का मुंह चाट कर उसे जगाता है। जैसे ही वो उठता है तो अल्फ़ा से कहता है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है। वो उसे ज़बरदस्ती दरिया में फेंक देता है। अब दोनों दरिया में नहाते हैं। यहाँ अल्फ़ा खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है। उसके बाद नयान वापस अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। रात को वो दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं। अब अल्फ़ा कुछ महसूस करता है। हम देखते हैं कि वहाँ कुछ और भेड़िए आते हैं। अल्फ़ा उनके पास जाता है। दरअसल ये अल्फ़ा का परिवार है। नयान समझ जाता है। वहाँ उसे कहता है, तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, और भेड़िए उनके साथ चला जाता है। अगली सुबह जब नयान अपने सफ़र पर निकल पड़ता है, अब ठंड बढ़ चुकी होती है। चारों तरफ बर्फ़ बरस रही थी और नयान इसी बर्फ़ में आगे बढ़ता है। तभी दूर से वह देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं, जिसमें अल्फ़ा भी शामिल है। अल्फ़ा को उसके साथी शिकार नहीं खाने देते। नयान उसे पहचान लेता है और दौड़कर अल्फ़ा के पास जाने लगता है। तभी दौड़ते दौड़ते अचानक बर्फ़ टूट जाती है और नयान इसमें गिर जाता है। दरअसल ये एक जमी हुई झील होती है। अल्फ़ा को जब पता चलता है तो वो उसकी तरफ दौड़कर भागता है। वो इस बर्फ़ को कूदकर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ़ की परत इतनी काफ़ी मोटी होती है, इसलिए इतनी आसानी से नहीं टूट पाती। इतनी देर में नयान का सांस फूलने लगता है। फिर वो जैसे तैसे करके अपना चाकू निकाल कर बर्फ़ की परत को तोड़ लेता है और पानी से ऊपर निकल आता है। अब एक बार फिर से ये दोनों मिल चुके हैं। नयान ठंड से बचने के लिए जल्दी से आग जला देता है और अपने कपड़े उतार कर शरीर को गर्म करता है। फिर अगली सुबह अल्फ़ा को साथ लिए नयान अपना सफ़र जारी रखता है। थोड़ा सा आगे चलकर उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वहाँ बहुत खुश होता है। लेकिन जब करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये आदमी ठंड से जमकर मर चुका होता है। ये देख उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद नयान इस आदमी के टेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी ज़रूरत का नहीं मिलता। जिसके बाद नयान इस आदमी का तीर कमान ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि उनके पीछे लगड़ बगड़े उनका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लग जाते हैं और एक गुफा में घुस जाते हैं। वो लगड़ बगड़ों से तो बच जाते हैं, लेकिन अब वो इन से भी ख़तरनाक जानवर के घर में घुस गए थे। दरअसल ये गुफा एक ब्लैक पैंथर की होती है। तभी ब्लैक पैंथर नयान पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो नयान तक पहुँचे, अल्फ़ा उस पर हमला कर देता है। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो इस बीच नयान अल्फ़ा को कमज़ोर देखकर ब्लैक पैंथर को तीर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। अल्फ़ा बच तो गया था, लेकिन ब्लैक पैंथर से लड़ते लड़ते कई सारी चोटें आई थी। उसके बाद नयान अल्फ़ा के ज़ख्मों पर मरहम लगाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और इससे कभी ना छोड़ने का वादा करता है। अगली सुबह एक बार फिर से वह दोनों अपने सफ़र को जारी रखते हैं। कई मील सफ़र करने के बाद आखिरकार नयान को वो समाधि मिल जाती है जो उनकी वजह ने बनाई थी। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे पता चलता है कि वह अब तक सही रास्ते पर चल रहा था। अब वह अपने कबीले से ज़्यादा दूर नहीं था। जल्द ही वह अपने कबीले के पास पहुंच जाएगा। तो अब फिर से सफ़र जारी रखता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अल्फ़ा गिर जाता है। कमज़ोरी और ज़ख्म की वजह से वह अब चलने के काबिल नहीं था। नयान बिना टाइम ज़ाया किए अल्फ़ा को अपनी गोद में उठाकर कबीले की तरफ बढ़ने लगता है। बर्फीला तूफान बहुत तेज़ था और कई हफ्तों से नयान सफ़र कर रहा था, इसलिए अब उसे आगे सफ़र करने में बहुत मुश्किल पड़ रही थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कबीले की तरफ बढ़ता है। एक जगह पहुंचने के बाद उसे दूर से अपना कबीला दिखाई देने लगता है। इस दौरान उसके पिता को भी पता चल जाता है कि दूर से कोई आ रहा है। इतने दिनों बाद अपने घर को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद जैसे तैसे करके वह अपने कबीले तक पहुंच जाता है और वहीं पर गिर जाता है। उसके माता पिता उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उन दोनों को यकीन नहीं होता कि ये हमारा बेटा है। वो दोनों मान चुके थे कि हमारा बेटा मर चुका है, लेकिन अल्फ़ा को वो अपने पापा से कहता है कि अल्फ़ा को बचा लीजिए। हो कुछ घंटे बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने घर में होता है। उसके माता पिता और कबीले के लोग चारों तरफ बैठे हुए होते हैं और अल्फ़ा भी उसके पास ही लेटा हुआ था। लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि अल्फ़ा ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। ये देखकर नयान चौंक जाता है। यानी अल्फ़ा एक भेड़िया थी और प्रेग्नेंट होने के बावजूद सफ़र पर नयान का एक एक कदम पर साथ दिया था। ये देखकर नयान उसे अपना साथ लगाता है और शुक्रिया अदा करता है। और अब कहानी के अंत में हम देखते हैं कुछ हफ्ते गुजरने के बाद अल्फ़ा के बच्चे अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये एक नई दौर की शुरुआत होती है। यहाँ इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना शुरू कर दी है। आखिर में ये दिखाया जाता है कि नयान कई मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार घर पहुँच गया और अब अल्फ़ा और उसके बच्चे भी उसके साथ थे। उसके साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।